लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। आज की नई ख़बर ये है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरार उर्दू के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। और अगर आपने शेड्यूल देखा हो वेबसाइट पर तो आपको मालूम होगा कि ईद के फ़ौरन बाद, जी हाँ, माह रमज़ान के बाद ईद होगी और ईद के फ़ौरन बाद आपके इंटरव्यूज़, जो उम्मीदवार इंटरव्यू देंगे उनके इंटरव्यूज़ होंगे। पहले ख़वातीन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ होंगे, उसके बाद मर्द उम्मीदवारों के इंटरव्यू होंगे। ठीक है। अच्छा, अब बहुत से तलबा व तालिबात ऐसे थे, उम्मीदवार ऐसे थे जो वक्तन फ़वक्तन पूछते रहते थे कि सर इंटरव्यू कैसे देना है, हमने कभी पहले इंटरव्यू दिया नहीं और हमें ऐसा कोई तजुर्बा है नहीं, तो आप हमें बताएं कि इंटरव्यू कैसे दिया जाए। क्योंकि आपको इल्म है या वो लोग जो इंटरव्यूज़ पहले दे चुके हैं, ज़ाहिर है कि वो उनको कुछ ना कुछ आइडिया होता है, या जो कमीशन के प्रोसेस से गुज़र कर आते हैं और वो जानते हैं कि इंटरव्यू का मिजाज कैसे होता है, तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं। आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई ऐसे प्रोफेसर साहब मौजूद हैं जो कि कमीशन का इम्तिहान पास कर चुके हैं और प्रोफेसर हैं, तो आप उनसे रहनुमाई भी ले सकते हैं। तो जो मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं, जो मुझे जानते हैं या मुझसे रहनुमाई लेते हैं, तो उन्होंने मुझसे ये गुजारिश की। तो आज की वीडियो उन तमाम उम्मीदवारों के लिए है, मेरे उन तमाम तलबा व तालिबात के लिए है जो मेरे चैनल की तवज्जुह से सीखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो मैंने बिलखुसूस आपके लिए, जैसे ही शेड्यूल जारी हुआ है, तो वैसे आपको पता है कि वक्त की किल्लत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चूँकि ये अहम मौजू है और अब नहीं बनाई जाएगी ये वीडियो, तो फिर कब बनाई जाएगी। आप सबके लिए ये एक तोहफ़ा है मेरी तरफ़ से, और इस वीडियो में मौजूद तमाम चीज़ों पर गौर कीजिएगा, तमाम बातों पर गौर कीजिएगा। अगर मुत्तफ़िक़ हों तो अमल कीजिएगा। मेरा तजुर्बा ये रहा है और आप इस तजुर्बे की रोशनी में अपने लिए आसानियाँ तलाश कर सकते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि ये कारआमद है आपके लिए, तो अपने जैसे उम्मीदवारों तक ये वीडियो पहुँचाइएगा, इसे आखिर तक देखिएगा। इसलिए नहीं कि मुझे वॉच टाइम चाहिए, बल्कि इसलिए कि कोई एक बात भी अगर छूट गई, कोई एक बात भी अगर आपने नज़रअंदाज कर ली और ऐन मुमकिन है कि उस एक बात पर ही पैनल की तरफ से तवज्जो दी गई, तो फिर ज़ाहिर है कि आपको फ़ायदा नहीं होगा और आप कोई भी नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए बेहतर है कि तमाम हिदायत को देखें। तैयारी आप अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत वालों को फल ज़रूर मिलता है, लेकिन ये है कि इंटरव्यू का एक मिजाज होता है, एक तरीका होता है, उस तरीके पर चलें, उस मिजाज को समझें और बेहतरीन इंटरव्यू दें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस वीडियो में अहम चीज़ एक और ये है कि आपके लिए चीज़ें मैं तहरीरी सूरत में लाया हूँ। यानी वैसे अमूमन शायद यूट्यूब पर ऐसे चैनल्स मौजूद हों जो आपको बताते हों, हो सकता है वीडियो लेक्चर्स भी हों इस तरह के जिन्होंने बताया हो, उनको भी ज़रूर देखें। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो बिल्कुल देखें। बैकग्राउंड में आपको परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी, बड़ी मीठी मीठी आवाज़ें, लेकिन इनको आप बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर लें और सब्र कीजिए, क्योंकि माहौल ऐसा है कि बिल्कुल खामोशी मुझे मैसर नहीं है। तो आप बस गुजारा कीजिए, लेकिन बातों पर ज़रूर गौर कीजिए। तहरीरी सूरत में चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप सुनेंगे और सुनने के साथ साथ आप स्क्रीन को देखेंगे तो आपको साथ साथ चीज़ें समझ आती जाएंगी। जो भी सवाल हो, मज़ीद जो भी सवाल हो, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये तो तमहीद थी और काफ़ी लंबी थी, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है ये आपके करियर का फ़ैसला करेगा और करियर को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन चांस है, बेहतरीन मौका है, तो इसे ना गंवाएं। आज की वीडियो ज़रूर देखें। तो चलते हैं जी इंटरव्यू की तरफ। लेक्चरार उर्दू के इंटरव्यू के लिए मुकम्मल हिदायत पर मबनी है आज की वीडियो। इंटरव्यू कैसे होता है, जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया उनका अमूमन ये सवाल होता है कि सर इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू में कामयाब होने के लिए किन बातों पर अमल करना ज़रूरी है। जिन्होंने इंटरव्यू दिया है पहले वो तो जानते हैं, जिन्होंने बिल्कुल नहीं दिया वो ज़ाहिर है कि नहीं जानते और वो परेशान होते हैं, उनको ये सवाल तंग कर रहा होता है।
मुकम्मल रहनुमाई पर मबनी ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात देने की कोशिश की गई है। अच्छा जी, बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के जा रहे होते हैं तो आपकी क्या चीज़ सबसे पहले तवज्जो मांगती है, वो होता है आपका लिबास। लिबास कैसा होना चाहिए? लिबास इंसान की शख्सियत का पहला तारुफ होता है। इंटरव्यू हॉल में दाखिल होने के बाद पैनल के अराकीन आपसे गुफ्तगू से पहले आपका लिबास देखते हैं और यहीं वो आपकी शख्सियत के बारे में पहला तासुर जोड़ते हैं, क्योंकि तब तक आप गुफ्तगू तो नहीं करते ना। जैसे ही आप कमरा इम्तिहान में दाखिल होते हैं, इंटरव्यू हॉल में दाखिल होते हैं, तो आपका लिबास बोलता है, आपकी शख्सियत बोलती है। अगर वो तासुर जो वो जोड़ते हैं आपका लिबास देखकर अच्छा होगा तो जाहिर है कि इसका आपके इंटरव्यू पर भी अच्छा असर पड़ेगा, और अगर वो तासुर अच्छा ना हुआ खुदा न खास्ता तो उसका आपके मुकम्मल इंटरव्यू पर मनफी असर पड़ सकता है। इसलिए आप ज़ाहिर है कि कभी नहीं चाहेंगे कि कोई एक चीज़ ऐसी हो, कोई एक कमी ऐसी हो जो कि आपके इंटरव्यू को अच्छा बनाने में रुकावट का सबब बने। तो इसीलिए लिबास पर तवज्जो देनी ज़रूरी है। तो अब सवाल ये है कि लिबास की अहमियत तो है, अफादियत भी है, लेकिन लिबास कैसा होना चाहिए आपका? लिबास ऐसा हो जिसमें आप ख़ुद को पुरएतमाद महसूस करें, अनकम्फर्टेबल ख़ुद को महसूस ना करें। यानी जिस तरह का लिबास आप अमूमन नहीं पहनते, अगर उस तरह का लिबास आप पहली बार पहनेंगे, इंटरव्यू के जो पैनल है उसके अराकीन को, पैनल के मेंबरान को मुतासर करने के लिए अगर आपने वो लिबास ख़रीदा है और पहना है और आपको आदत नहीं है, तो ज़ाहिर है कि आप कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेंगे और ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी, परेशान करेगी, और ये परेशानी आपके चेहरे से भी ज़ाहिर होगी। तो इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। मर्द उम्मीदवार कोशिश करें, जो मेरा मशवरा है, कोशिश करें कि पेंट शर्ट के साथ टाई लगाएं। ठीक है जी। पेंट शर्ट और टाई के रंग, अच्छा अब ये है कि रंग कैसे हों, तो मेरा मशवरा ये है कि पेंट शर्ट के और टाई के जो रंग हैं वो ऐसे हों जो एक दूसरे के साथ जचते हों। ठीक है, कंट्रास्ट होता है ना, तो एक दूसरे के साथ जब वो आप पहन कर जाएँ, ऐसा नहीं है कि पेंट का रंग कुछ और है और टाई का रंग कुछ और है और आपकी शर्ट का रंग कुछ और है, और अगर ये भी पॉसिबल है कि कुछ और हो, लेकिन आपस में उनका कॉम्बिनेशन बनता हो। ठीक है, कोई इलाका हो, यानी ऐसा सूट पहने, ऐसा लिबास पहने जो लगे कि आपको ड्रेसिंग सेंस आपके अंदर मौजूद है, और उसको लगे कि जब जो आपको देखे तो उसको क्या लगे कि आपको लिबास के इंतखाब का शऊर है, आपको मालूम है कि कहाँ कौन सा लिबास पहनना चाहिए। अगर आप पेंट शर्ट नहीं पहनते, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं पहनते, मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो कभी नहीं पहनते, कभी उन्होंने पहनी ही नहीं। तो अगर आप पेंट शर्ट नहीं पहनते तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़रीदें, आपके पास होंगी, और नहीं है तो बाज़ार से जाएँ और ख़रीदें। और इंटरव्यू में अभी एक माह मौजूद है, आप 4, 5, 8, 10 बार उसको बार बार पहनें और पूरा दिन पहनें, ताकि आपको आसानी के साथ उसमें एडजस्ट आप कर सकें और आपको कोई मुश्किल दरपेश ना हो। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और इंटरव्यू के दिन ही आप वो लिबास पहनेंगे तो फिर ये होगा कि इंटरव्यू पर तवज्जो कम होगी, आपको अपने लिबास पर तवज्जो ज़्यादा देनी होगी, और जब आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी, तकसीम हो जाएगी, तो जाहिर है कि ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरी सूरत ये है कि अगर आप पेंट शर्ट बिल्कुल नहीं पहनते और आपको पसंद भी नहीं है तो कोई मज़ायका नहीं है इसमें। सफ़ेद या किसी अच्छे रंग की शलवार कमीज़ का इंतखाब कीजिए और आप उसे ज़ेबतन कर सकते हैं। उसके साथ चाहें तो स्याह वेस्ट कोट पहन लें, और अगर नहीं पहनना चाहते तो कोई लाजमी अमल नहीं है, ना पहने, लेकिन शलवार कमीज़ का रंग ऐसा हो जो कि मौसम की मुनासबत से हो। आपका इंटरव्यू होगा मई के आगाज़ में और गर्मी का मौसम होता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो देखिएगा, क्लाइमेट देखिएगा, माहौल देखिएगा, मौसम देखिएगा, उस हवाले से आपके कपड़ों के रंग होने चाहिए।
अच्छा, आपके जो वेल विशर हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, वो आपकी इस हवाले से मदद कर सकते हैं। मैंने चूँकि आपको नहीं देखा, लिहाजा मैं आपको नहीं बता सकता, और फ़र्दन नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हज़ारों लोग ये वीडियो देखेंगे, हज़ारों उम्मीदवार देखेंगे, या जितने भी लोग देखेंगे, मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूँ। तो जो आपसे वाकिफ़ हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, आप उनसे पूछें कि आप पर कौन सा लिबास अच्छा लगता है, आप किस किस्म के लिबास में ज़्यादा डिसेंट, ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। तो वो आपकी मदद करेंगे और आप उस दिन के लिए उस लिबास का इंतखाब कीजिएगा जिस लिबास में आप ज़्यादा पुरकशिश और ज़्यादा बावक़ार लगते हों। ख़वातीन उम्मीदवारों का ये सवाल होगा कि सर हमारे लिबास का इंतखाब जो हो वो कैसा हो। तो इस हवाले से ख़वातीन की अपनी तरजीहात होती हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा अपनी बहनों से कि आप अपनी तरजीहात के मुताबिक बावक़ार लिबास का इंतखाब कीजिए। आप मर्द हैं या ख़ातून, आपका लिबास ऐसा हो जो ऑफिशियल लगता हो। यानी होता है ना कि जब आप किसी पार्टी में जा रहे हों, किसी तकरीब में जा रहे हों, तो फिर आप वैसा लिबास नहीं पहनते जो आप कॉलेज पहन कर जाते हैं, जो आप यूनिवर्सिटी पहन कर जाते हैं, जो आप कहीं पर जॉब कर रहे हों, कहीं पर मुलाजमत कर रहे हो तो आप पहनते हैं, वैसा नहीं होता। तो आपका लिबास, चूँकि उस दिन आपका इंटरव्यू है, आप मुलाजमत के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, आप वहाँ जा रहे हैं और आप उस मुलाजमत को हासिल करना चाहते हैं, और मुलाजमत भी कोई ऐसी वैसी मुलाजमत नहीं है, ये आप ग्रेड 17 की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, यानी गजेटेड अफसर बनेंगे आप इंशाल्लाह। तो आप का लिबास ऑफिशियल लगता हो, लिबास ये ना लगे कि आप किसी तकरीब में आए हैं, बल्कि यूँ महसूस हो कि आप प्रोफेसर हैं और किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। यानी आपका लिबास भी बताए कि आप प्रोफेसर बनने के अहल हैं और आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, ऐसा आपका लिबास हो। यानी इन तमाम बातों के करने का मकसद ये है कि आपको सेंस हो इस चीज़ का कि ऑफिशियल लिबास क्या होता है, किसी इदारे में किस तरह का लिबास पहनकर जाया जा सकता है, या तकरीब का मिजाज अलग होता है और ऑफिशियल मिजाज ज़ाहिर है कि वो अलग होता है। अच्छा, अगला सवाल ये अमूमन आपके ज़हन में आता है कि अच्छा, उस दिन हम अपने साथ सामान कौन सा लेके जाएं। अक्सर जो तलबा तलबात होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने साथ गाइड्स लेकर जाते हैं, अपने साथ किताबें लेकर जाते हैं, अपने साथ नॉवेल्स और इस तरह की चीज़ें लेकर जाते हैं, अपने नोट्स लेकर जाते हैं और पढ़ते रहते हैं। देखिए जी, आपने जो पढ़ा, जितना पढ़ा, माशाल्लाह से आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है, और कोई भी वजह रही हो, लेकिन SPSC ने इस बार आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है। और अब आपको उस एक दिन में, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ लेंगे, और अगर पढ़ेंगे तो उस दिन आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ अहम है, क्या चीज़ गैर अहम है। तो जितना पढ़ना है पहले पढ़ लें, एक माह है, दिल लगा कर पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। अल्लाह पाक मेहनत करने वालों को मेहनत का फल ज़रूर देता है, लेकिन उस दिन कोशिश करें। मेरा मशवरा ये है कि अपने साथ इस तरह की चीज़ें ना लेकर जाएं जो आप वहाँ बैठकर जिसको पढ़ें, क्योंकि इस तरह इंसान कंफ्यूज होता है। बाज़ लोगों का मिजाज ऐसा होता है, वो कंफ्यूज नहीं होते। अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हैं तो भले बेशक ले जाएं अपने साथ, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ईज़ी फील करें। कोई इस तरह का आपके ऊपर बर्डन ना हो, सामान बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो आपके साथ सामान होना क्या चाहिए? आपके पास आपकी तालीमी असनाद जो हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो ओरिजिनल कागज़ात हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका एक खूबसूरत सा फ़ाइल आपका, आप जाएं किसी भी बुक स्टोर पर, बेहतरीन डिसेंट किस्म का फ़ाइल लें, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को सजाएं, ओरिजिनल फ़ाइल हो। और गालिबन वो 3 सेट कहते हैं कि आपकी सर्टिफिकेट्स की नकूल जो हैं वो, यानी फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं वो अटेस्टेड हों, तो वो ले जाएं अपने साथ। लेकिन इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो आपको हिदायत दी गई हैं कमीशन की तरफ से कि इंटरव्यू के दिन कौन कौन से कागज़ात लाने हैं, वो आप देख लीजिए, ठीक है। उस लेटर में, उस डॉक्यूमेंट में, उस नोटिफिकेशन में आपसे क्या कहा गया है, वो तमाम कागज़ात आपके पास होने चाहिए, ठीक है। यानी जो जो कागज़ात कमीशन की तरफ से इंटरव्यू के लिए तलब किए जाएं, लाजिम है कि आपके हमराह हों, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही आपको उस दिन बड़ी परेशानी में मुब्तला कर सकती है। यानी अगर थोड़ी भी आप लापरवाही करेंगे, अच्छा अरे इन्होंने तो 3 सेट मांगे थे, लेट्स सपोज, मुझे नहीं मालूम,
कि इस बार क्या सिलसिला है। ठीक है, जब हम गए थे तो हम अपने साथ 3 सेट लेकर गए थे, तो अगर वो 3 मांग रहे हैं, 4 मांग रहे हैं, 2 मांग रहे हैं, तो आपके पास मौजूद हो। ये ना हो वहाँ पहुँच कर आपको लगे अच्छा अरे मैं तो एक लाया हूँ, उन्होंने 3 मांगे हैं या 2 मांगे, तो जाऊँ मैं दोबारा से फ़ोटो सेट करा के लाऊँ, या मैं भूल गया हूँ घर, फिर दोबारा घर जाना और आना। यानी पहले ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आप अच्छे लेवल पर, अच्छी सतह पर उसको लाते हैं और फिर इन बातों से वो लो होता जाता है। तो इस भरपूर तैयारी करके तमाम चीज़ों को अभी से सेट करके रख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एंड टाइम पर आप तमाम चीज़ों को सेट करें और उन चीज़ों को फिर तब जाकर अपने साथ ले जाएं। अभी से वो बनाकर रख दें। अपने ओरिजिनल कागज़ात का जो फ़ाइल है वो भी बना कर रख दें। 3, 4, 5 सेट्स करवा लें, ये आपके मुस्तक़बिल में भी इंशाल्लाह काम आएंगे। जब आपको मुलाज़मत मिल जाएगी तब भी आपको चीज़ें ये देनी होंगी। ठीक है, तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी फ़ोटो सेट के पैसे जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। तो करवा के रख लें। और जो भी डॉक्यूमेंट्स में बहरहाल जो भी SPSC वालों की तरफ से आपको हिदायत दी गई हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ ले जाएँ। ठीक है, या जो कुछ भी उन्होंने कहा है आपका ओरिजिनल NIC आपके पास हो। इस तरह की जो भी चीज़ें उन्होंने कही हैं वो आप अपने साथ ले जाएं, जैसे चालान होता है और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा अहम नुक्ता है, उसको गोश-गुज़ार कीजिए कि अगर आपने MPhil या PhD किया हुआ है तो अपने साथ अपने मकाले जो जिसे आप थीसिस कहते हैं वो लाज़मन लेकर जाएं। अगर आपने पैनल को बताना है, देखिए कंडीशन है कि अगर आपने पैनल को बताना है कि जी मैंने MPhil किया हुआ है, अच्छा मैंने PhD किया हुआ है, क्योंकि ये जो जॉब है, ये जो मुलाज़मत है, ये आपको MA की अहलियत पर मिलनी है। अगर आप एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन बताते हैं, शो करते हैं, तो आपके साथ उसके सबूत के तौर पर थीसिस मौजूद हो जो आप दिखाएं कि सर ये मैंने MPhil किया और ये उसका थीसिस है। भले वो पब्लिश्ड है, वो पब्लिश्ड नहीं है, वो आपके पास मौजूद है, प्रिंट सूरत में मौजूद है, तो अपने साथ ले जाएं। ठीक है, MPhil PhD का आपने नहीं बताना तो फिर मकाला ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और अहम बात कि अगर आप शायर हैं, अफ़साना निगार हैं, मैं चूँकि उर्दू लेक्चरार के जो उम्मीदवार हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। शायरी, अफ़साना निगारी और इस तरह की दीगर चीज़ों का हमारे सब्जेक्ट से गहरा ताल्लुक़ है। तो अगर आप शायर हैं, अफ़साना निगार हैं, मज़मून निगार हैं, कॉलम्स लिखते हैं या किसी तरह के भी तख्लीक़कार हैं और आपकी किताबें छपी हुई हैं, तो वो अपने साथ ज़रूर ले जाएँ। इससे आप पैनल को मुतासर कर सकते हैं, उन्हें आप कायल कर सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, क्योंकि ये चीज़ें इस बात का सबूत होती हैं कि आपने सिर्फ़ MA किया नहीं है, यानी सिर्फ़ जॉब के हुसूल के लिए आपने MA उर्दू नहीं किया हुआ कि सब्जेक्ट भी आसान है। लोग समझते हैं, मैं नहीं समझता, बल्कि मुझे लगता है कि ये दीगर सब्जेक्ट से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हज़ारों सालों की हिस्ट्री है, तारीख़ है, उसको पढ़ना है, शेर फ़हमी है, उसको समझना है, बहरहाल बहुत सी फ़लसफ़ा है। तो लेकिन जब आप उसी फ़ील्ड में काम करते हैं तो ये चीज़ें बताती हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट से गहरा लगाव है और आपने सिर्फ MA की नहीं किया, बल्कि इस शोबे में आपकी इजाफ़ी दिलचस्पी भी है। और ये दिलचस्पी किससे ज़ाहिर होगी? आपकी वो जो चीज़ें आप अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन याद रहे कि जब जब आप इजाफ़ी काबिलियत या ख़ूबी के मुतल्लिक़ बताते हैं तो पैनल के अरकान आपसे फिर वैसी उम्मीद भी रखते हैं। अगर आप बताते हैं कि मेरे 2 अफ़साने मजमूए हैं, मैंने ये तहक़ीक़ी मक़ाला लिखा है, मैंने PhD किया हुआ है, तो ज़ाहिर है कि जो MA प्राइवेट का बंदा आएगा, जो उम्मीदवार आएगा, उससे जो सवालात किए जाएंगे और एक जो PhD लेवल का जो बंदा आएगा, जो PhD इसलिए शो कर रहा है कि वो बता रहा है कि सर मैं एक्स्ट्रा क्वालिफ़ाइड हूँ, मुझ में ज़्यादा काबिलियत है, मैंने इस फील्ड में ज़्यादा काम किया है, जो कि ज़ाहिर है कि MPhil PhD मज़ाक की बात नहीं है, तो फिर उसके अंदर क्वालिटी भी तो वैसी होनी चाहिए ना। तो आप अगर ऐसा बताते हैं तो इसके लिए भरपूर तैयारी करें कि आपको मुश्किल माहौल फ़राहम किया जा सकता है। सवालात के हवाले से, आपकी काबिलियत को जांचने के हवाले से, चेक करने के हवाले से आप से उस सतह का इंटरव्यू किया जा सकता है, तो आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, ये आपके हाथ में है कि आपकी जो इजाफ़ी खूबी है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदेह होगी। ठीक है, अगर आपकी भरपूर तैयारी नहीं है, मिसाल के तौर पर आपने MPhil किया है लेकिन सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए आपने MPhil किया, लेट्स सपोज़, और आपको तहक़ीक़ के हवाले से कुछ मालूम नहीं है बहुत ज़्यादा कि आप सवालात को का जवाब दे सकें, अपने मकाले को आप भूल चुके हैं, उस हवाले से ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो फिर मशवरा है कि ना ले जाएं।
ठीक, क्योंकि फिर ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। या अपने अफ़साना आप शेर कहते हैं, मिसाल के तौर पर आप गज़लें कहते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जी अच्छा वज़न बहर के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जो आपने गज़ल कही है इसका वज़न क्या है? ये जो आपने नज़्म कही है इसका क्या सिलसिला है? ठीक, आपसे आपकी शायरी के मुतल्लिक़ पूछा जा सकता है। वो मुतासिर ज़रूर होंगे, लेकिन फिर जो मुतासिर होंगे तो फिर आपसे उस तरह की तवक्को भी रखेंगे कि देखें ये इतनी काबिल हैं। और ज़ाहिर है कि अगर आप उस दिन 20 या 30 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो 30 लोगों में इतने कितने लोग होंगे जिन्होंने एमफिल, जो अपने साथ एमफिल या पीएचडी का मकाला ला रहे होंगे, जो अपने साथ अफसानवी मजमूआ ला रहे होंगे, जो शेरी मजमूआ ला रहे होंगे, ज़ाहिर है बहुत कम होंगे। तो आप ख़ुद को मुनफरिद साबित कर रहे हैं, तो आपकी काबिलियत भी मुनफरिद हो, आपकी ज़हानत भी मुनफरिद हो। तो अगर तो ये है तो अपने साथ ले जाएँ, ये बड़ा आपको फ़ायदा ये चीज़ दे सकती है। लेकिन अगर आप उनकी तवक्को पर पूरा नहीं उतरते, आपको उस चीज़ पर ग्रिप हासिल नहीं है, महारत हासिल नहीं है, किसी भी वजह से वक्त गुज़र चुका है, आपका ताल्लुक़ नहीं रहा उस मौजू से, ठीक, तो फिर बेहतर है कि अपने लिए मुश्किल पैदा ना करें और वो चीज़ें अपने साथ ना ले जाएं। और शुरू से लेकर आखिर तक उस काबिलियत के, उस तासुर को जो कि आप उन पर बिठाना चाहते हैं, अपनी चीज़ें दिखाकर, जो आपने लिखी हैं, आप तख्लीकार हैं और ये तख्लीकार होना मजाक की बात नहीं है। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए आपको शुरू से लेकर आखिर तक इस तासुर को कायम रखना पड़ेगा और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप इसमें आरामदेह ख़ुद को महसूस नहीं कर रहे तो फिर इजाफ़ी चीज़ें ना ले जाएं। मेरा मशवरा क्या है कि ले जाएं, लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ, क्योंकि ये चीज़ें आपको मुनफरिद बनाती हैं, इनफरादियत पैदा करती हैं। लेकिन याद रखें 2 अल्फाज, कौन से 2 अल्फाज? मुकम्मल तैयारी के साथ। और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो इस चीज़ को शामिल ना करें, वरना फिर मामला उलट हो सकता है। जो चीज़ फ़ायदा देने वाली थी वो नुकसान का सबब बन सकती है, खुदा न खास्ता। तो अब ये आप पर है कि आप अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, अपनी तख्लीक़ात ले जाते हैं या नहीं ले जाते। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। जो चीज़ समझ ना आए वो आप कमेंट्स में मुझसे मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इंटरव्यू हॉल में दाखिल होने के आदाब क्या हैं? अब मुख्तलिफ़ प्रोफ़ेसर से आप पूछेंगे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर आपका ताल्लुक़ है, तमाम जो भी प्रोफ़ेसर साहिबान कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, ज़ाहिर एक्सपीरियंस्ड हैं, मोहतरम हैं और अपना अपना तजुर्बा रखते हैं, तो वो आपको अपने तौर पर गाइड कर सकते हैं। हर किसी का तजुर्बा मुख्तलिफ हो सकता है। मैं चीज़ें जो आपको बताऊंगा ये मेरे तजुर्बे के मुताबिक हैं, जो मैंने देखा या मेरे दोस्तों के तजुर्बात की रोशनी में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने तजुर्बात की रोशनी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम उस प्रोसेस से गुज़र कर आए हैं। तो चंद एटिकेट्स होते हैं, आदाब होते हैं इंटरव्यू हॉल में दाखिल होने के, ठीक है, तो उनको लाजमन जहन में रखिए। कौन से आदाब होते हैं जी? आप सबसे पहले क्या करेंगे कि दरवाज़े पर हल्का सा नॉक करेंगे, दस्तक देंगे अंदर आने के लिए। अगर आपको आवाज़ बाहर से नहीं सुनाई दे रही तो विद सेकंड्स आपको थोड़ा सा अंदर आना है दरवाज़ा खोलकर, और वहीं दरवाज़े के पास रुककर अंदर आने की आप क्या करेंगे, इजाज़त तलब करेंगे कि क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ, या किसी तरीके से भी जिस अंदाज से आप इजाज़त तलब करते हैं। इजाज़त ज़ाहिर है कि आपको मिलेगी, तो इजाज़त मिलने पर आप अंदर जाएं, सलाम करें पैनल के मेंबरान को मुस्कुराहट के साथ, और अगर कुर्सी पर आपको बैठने के लिए कहा जाता है तो बैठ जाएं। बसूरत दीगर आप उनसे इसकी भी इजाज़त लेंगे कि सर क्या मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूँ, क्या सर, या यूँ कहें कि क्या सर मैं बैठ सकता हूँ। तो अगर आपको खुद ब खुद कहा जाए तो ठीक है, अमूमन कहा जाता है, जो मेंबरान होते हैं वो कहते हैं बैठिए। अगर वो नहीं कहते या आपके डॉक्यूमेंट्स पर उनकी नज़र है तो आप उनसे कहेंगे कि सर क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो वो आपको इजाज़त दे देंगे, तो आप बैठ जाएं। अच्छा, कुर्सी पर आप जब बैठते हैं तो उसका भी एक तरीका है कि आपके बैठने के अंदाज से यूँ महसूस ना हो कि आप लेज़ी हैं, सुस्ती आप पर तारी है या आप पर खौफ तारी है, आपके चेहरे से किसी किस्म की भी उलझन नज़र ना आती हो, परेशानी नज़र ना आती हो, आपका चेहरा बताता हो कि आप पुरएतमाद हैं, आप ने मेहनत की हुई है और आप किसी से खौफज़दा नहीं हैं। ठीक है, एक बात याद रखने की है, और वो बात क्या है कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह पाक का है। हम सब का अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान है।
तो आपका काम क्या है? आपका काम है मेहनत करना, जो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, और मज़ीद एक माह है आपके पास तो आप मज़ीद करेंगे। तो आप अपनी आपका काम क्या होता है वहाँ पर इंटरव्यू में? अपनी काबिलियत, अपने इल्म को पेश करना होता है, अपनी शख्सियत से, अपनी ज़बान से और अपने हर अंदाज से। पैनल के अरकान की तादाद से ना घबराएं, वो 2 हैं। अमूमन 3 से 4 लोग होते हैं, मेंबरान होते हैं, चेयरमैन साहब होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं। लेकिन अगर 5 लोग भी मौजूद हैं और 6 लोग भी मौजूद हैं, लेट्स सपोज़, इतने अमूमन नहीं होते, लेकिन सपोज़ कीजिए कि अगर मौजूद हैं, तो आप ये तादाद से ना घबराएं, क्योंकि 5 होंगे तो भी आपसे सवालात हो सकते हैं, 2 होंगे फिर भी सवालात होंगे। तो बाज़ लोग मेंबर्स की तादाद से घबरा जाते हैं और ये फिर घबराहट उनके चेहरे से नज़र आ जाती है। एतमाद के साथ उनकी तरफ से सवालात पूछने का इंतज़ार करें। इंटरव्यू के आदाब क्या? अब आप कमरे में भी आ गए, आप उनके साथ इजाज़त लेकर बैठ भी गए, अब इंटरव्यू देने के भी कुछ आदाब होते हैं। अब इसको मैंने पॉइंट्स में तकसीम किया है आपकी सहूलत के लिए। देखें, जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं। इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप 2 से 3 बार सुने, ठीक? और चाहें तो साथ साथ देखते भी जाएं, ताकि चीज़ें आपके जहन नशीन हो जाएं और इस तरह हो जाएं कि आप इसको फिर ना भूलें। जो भी सूरत हाल हो, चाहे आपने एक भी सवाल का जवाब ना दिया हो, आपके चेहरे से खुशगवार मुस्कुराहट गायब नहीं होनी चाहिए। क्या पॉइंट है कि आपके चेहरे पर बहुत गहरी मुस्कुराहट भी ना हो जो आपको गैर संजीदा बनाए, और बिल्कुल सपाट चेहरा भी ना हो जो आपको लगे कि आप गुस्से में हैं या एक ना चाहते हुए भी आप इंटरव्यू देने आए हैं। आपके चेहरे से पर ऐसी मुस्कुराहट हो, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट हो, जो लगे कि जो आपकी शख्सियत को पुरवक़ार बनाए, बावक़ार बनाए, ठीक है? आपको खुश मिजाज साबित करे। आपके किसी तासुर से ये ना लगता हो कि आप घबराहट का शिकार हैं। दूसरा नुक्ता क्या है? पैनल की तरफ से जिस ज़बान में सवाल किया जाए उसी ज़बान में जवाब दें। आप उर्दू के उम्मीदवार हैं, ठीक है, ये बात दुरुस्त है। अंग्रेज़ी बेहतरीन नहीं बोल सकते, ये बात पैनल के अरकान जानते हैं। कोई भी जानेगा, जो भी आप के सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं, जो पैनल के अरकान हैं वो भी जानते हैं कि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है और इससे आपका दूर दूर का वास्ता भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी है जो आपको जान लेनी चाहिए और आपको लाजमन पता हो। वो बात ये है कि आप 17 ग्रेड के अफसर बनने जा रहे हैं। ये कोई यानी आप मुलाजमत, जिस मुलाजमत के लिए आप उम्मीदवार हैं उसकी सतह तो देखिए ना। आप 17 ग्रेड के अफसर बनने जा रहे हैं और अंग्रेज़ी क्या है? बैनुल अक़वामी ज़बान है। आपको इतनी अंग्रेज़ी तो ज़रूर आनी चाहिए कि अगर आपसे अंग्रेज़ी में तारुफ़ कराने के लिए कहा जाए तो आप अपना तारुफ़ तो पेश कर सकें ना। आपसे ज़्यादा वो अंग्रेज़ी में नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है ये आपका मौजू नहीं है। हाँ, सवालात जो अमूमन करते हैं वो तो करेंगे, और हो सकता है वो आपकी उर्दू ज़बान में ही करें। अंग्रेज़ी के मतलब मिसाल के तौर पर आपसे कहें कि लेटर लिखिए, तो यूँ कह सकते हैं कि आप अंग्रेज़ी में फ़लाँ शख्स के नाम लेटर लिखिए, ठीक है? तो हल्की फुल्की गुफ्तगू हो सकती है, या आपसे कहा जा सकता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो फिर आप को इतनी अंग्रेज़ी आनी चाहिए कि आप अपना तारुफ़ अच्छे अंदाज से, अच्छे अल्फाज में, बेहतरीन मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करने से गुरेज़ कीजिए। अगर आपकी रोज़मर्रा की गुफ्तगू ऐसी है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर रोज़मर्रा की गुफ्तगू नहीं है, आप मुतासर करना चाह रहे हैं, तो फिर मुश्किल अल्फाज का इंतखाब आपको मुश्किल में डाल सकता है, ठीक है? इस हवाले से ये हो सकता है कि आप अपना अच्छा सा तारुफ़ लिख कर उसे याद कर लें। ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। इसके बदले आप ये कर सकते हैं कि आपको पहले से पता है अपने बारे में, बस तरतीब ज़हन में रखें और उस वक्त वो बताएं। लेकिन अगर आपको बहुत मुश्किल हो रही है, घबराहट के शिकार हैं, और आपने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, अंग्रेज़ी में तारुफ़ आपने कभी नहीं पेश किया, या आपकी अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या अच्छी नहीं है, तो आप इसका एक छोटा सा सलूशन ये है कि आप अपने तारुफ़ को लिख लें, अभी से लिख लें जो आप बताना चाहते हैं, और रोज़ाना उस तारुफ़ को याद कर लें और रोज़ाना उस तारुफ़ को दोहराया करें मुख्तलिफ़ लोगों के सामने, और इस तरह दोहराएं कि बवक़्ते ज़रूरत, जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको पेश कर सकें, लेकिन आपके बोलने के अंदाज़ से ऐसा लगता हो कि आप बोल रहे हैं, आप उस वक्त बता रहे हैं, आपने ये चीज़ याद नहीं की हुई, रट्टे की फीलिंग नहीं आनी चाहिए।
ये ना महसूस हो कि आपने याद किया हुआ है और आपने अच्छे अच्छे अल्फाज आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ये हिस्सा नहीं हो सकते, आप उन्हें सिर्फ मुतासर करने के लिए इस तरह के अल्फाज पेश कर रहे हैं। तो बिल्कुल ईजी इस तरह जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा नुक्ता है कि पैनल का जो रुकन सवाल पूछे उसकी तरफ देखकर जवाब दें। मिसाल के तौर पर आपकी दाईं तरफ, आपकी बाईं तरफ या बिल्कुल सामने जो भी चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं या मेंबर साहब बैठे हुए हैं या जो भी या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट साहब माहिर मज़मून जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो अगर वो आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप उनकी तरफ थोड़ा सा हल्का सा मुड़ जाएं, उनको देखें और उसी हल्की सी मुस्कुराहट और खुशखबारियत के साथ, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसी मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए जो आपको गैर संजीदा साबित करे, बल्कि ऐसी मुस्कुराहट होनी चाहिए या आपका चेहरे का रंग ऐसा होना चाहिए उस वक्त कि लगे कि आप पुरएतमाद हैं। तो उनकी तरफ थोड़ा सा चेहरा करके और मुड़कर आप उनको जवाब दें। आपकी आवाज़, ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसकी तरफ तवज्जो दीजिएगा। आपकी आवाज़ ना बहुत ऊंची हो ना बिल्कुल धीमी हो, बल्कि ऐसी हो कि सामने बैठे अराकीन को यानी पैनल के मेंबरान को आसानी सुनाई दे। ये कहना बड़ा अजीब साउंड करता है कि आपने क्या कहा, दोबारा कहें, थोड़ा तेज़ बोलें। अगर पैनल की तरफ से आपसे कहा जाए तो ये नेगेटिव मार्किंग हो सकती है इस हवाले से। तो आपकी आवाज़ और ना ज़्यादा इतनी ज़्यादा हो कि वो इरिटेट हो जाएं या अच्छा फील ना करें, ठीक है, क्योंकि उस कमरे में आप ही होंगे और खामोशी होगी, तो आपकी जो दरमियाने दर्जे की आवाज़ है वो अच्छी सूरत पैदा कर सकती है। तो आवाज़ ना बहुत ज़्यादा स्लो हो ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो, तेज़ हो। आप इस रफ्तार से बोलें और इस अंदाज से बोलें कि आपकी आवाज़ उन तक पहुंच जाए, आपका मतलब पहुंच जाए। अच्छा, जो सवाल किया जाए, जिस तरह से किया जाए, आपको उस तरह का जवाब देना है। आपसे अगर किसी जगह का नाम पूछा जा रहा है तो उस जगह की हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका नाम ही बताएंगे। सवाल पर गौर करें, ये नुक्ता आएगा आगे। अच्छा, हमतन गोश रहिए। हमतन गोश रहने से क्या मुराद है, यानी मुकम्मल तौर पर कान खोल कर बैठे रहें, गौर से सुने। जैसे हम कहते हैं ना किसी से कान खोल कर सुनो, तो ये क्यों कहते हैं, क्योंकि गौर से सुनो, गौर से सुनने वाले बनिए। जब आप कमरा इम्तिहान में होते हैं, जब आप इंटरव्यू हॉल में होते हैं, तो आपको बेहतरीन सुनने वाला होना चाहिए। पैनल की तरफ से जो भी सवाल किया जाए उसे क्या करना है, गौर से सुनना है, समझना है, अल्फाज को जहन में तरतीब देना है और तरतीब देकर जामे जवाब देना है। और ये सेकंड के 1000वें हिस्से में ये काम करना है। इसके लिए क्या है, हाजिर जवाब आपको होना पड़ेगा। उजलत का मुज़ाहरा ना करें, बिल्कुल ना करें। पूरा सवाल मुकम्मल तौर पर सुने और कोशिश करें कि आप बार बार ये ना कहें, सॉरी सर क्या आप सवाल दोहरा सकते हैं। अगर आप तक उनकी आवाज़ दुरुस्त नहीं पहुंची तो हम अमूमन ये कहते हैं, ये एक बार कहा जाए तो चलें चलता है, नहीं कहा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर वह मुश्किल ये एक बार कहा जाए तो ठीक है, बात बनती है। बार बार अगर आप इस तरह की बात करें तो फिर ये अजीब साउंड होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। आप अगर मुकम्मल तवज्जो से सुनेंगे तो धीमी आवाज़ भी समझ पाएंगे। बाज़ मेंबरान जो हैं वो बिल्कुल आहिस्ता बात करते हैं चूँकि उन्हें लगता है कि खामोशी है तो उनकी आवाज़ पहुँच रही है। बाज़ औक़ात हम भी आहिस्ता बात करते हैं, हमें लगता है कि हमारी आवाज़ आगे तक जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो अगर ऐसा है तो आप उस आवाज़ को मुकम्मल और तवज्जो से सुनने की कोशिश कीजिए। और जब आप गौर से और तवज्जो से सुनेंगे तो जो धीमी आवाज़ है ना, जो आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता आप तक आ रही है, तो उसको भी आप आसानी से समझ लेंगे। याद रखिए, सवाल को समझना आधा जवाब होता है। जब आप मुकम्मल सवाल समझ लेते हैं ना, तो आधा जवाब उसी वक्त आपके जहन में आ जाता है, बाकी आधा जवाब जहन में तरतीब देकर आपको देना होता है। अगर सवाल ही नहीं समझेंगे तो दुरुस्त जवाब कैसे देंगे। मुकम्मल सवाल सुने और फिर जवाब दें। मिसाल के तौर पर आपसे सवाल किया जाए कि दबिस्तान दिल्ली से क्या मुराद है, और अभी वो बात कर रहे हैं, तो आपने फ़ौरन कहा कि सर दबिस्तान दिल्ली से दबिस्तान एक स्कूल ऑफ थॉट है। और सर वो हालांकि सवाल क्या करना चाह रहे हैं, दबिस्तान दिल्ली से क्या मुराद है और दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के दरमियान
कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अभी उनका सवाल चल रहा है, लेकिन आपने दरमियान में जो उनका सिलसिला गुफ्तगू मुनक़ता किया, ये आपके लिए नेगेटिव मार्किंग का सबब हो सकता है। तो पहले उनको बोलने दें, मुकम्मल बात सुनें। जब वो खामोश हो जाएं सवाल करके, तो फिर उस सवाल को बहुत कमाल महारत के साथ जहन में उस अल्फाज की तरतीब बनाएं, और जो आपको इल्म है उस हवाले से आप मुकम्मल सवाल सुनकर उसका जवाब दें। जवाब मुख्तसर और जामे होना चाहिए, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि जो जवाब जितना तकाज़ा कर रहा हो कि मेरा जवाब इतना होना चाहिए, सवाल का तकाज़ा है कि जवाब 1 मिनट में दिया जाए तो 1 मिनट में दिए, सवाल का तकाज़ा है कि जवाब 1 लफ्ज़ में होना चाहिए तो 1 लफ्ज़ में दें, उसके लिए 3 लफ्ज़ मज़ीद ज़ाया ना करें। अच्छा, जिस सवाल का जवाब ना आए उसके मुतल्लिक़ माज़रत करें। जैसे आप कहते हैं सॉरी सर, माज़रत सर। अगर आधा जवाब आता हो तो बता दें। मिसाल के तौर पर होता है ना, जैसे कहा जाए, जैसे अभी एक सवाल का हमने ज़िक्र किया कि या कोई आपसे ये पूछे कि जैसे दबिस्तान दिल्ली किसे कहते हैं, और दबिस्तान दिल्ली से वाबस्ता शोरा के नाम बताएं। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये आ रहा है कि दबिस्तान दिल्ली क्या है, इसकी तारीफ़ आपको मालूम है, तो और ये नहीं पता कि कौन कौन से शोरा दबिस्तान दिल्ली से वाबस्ता हैं, ठीक है, उम्मीद है कि आपको पता होगा, ये बड़ा आसान सा सवाल है। लेकिन अगर नहीं पता हुआ तो आप फिर क्या करेंगे कि अगर आधा जवाब तो आ रहा है ना आपको, तो बजाय कि सॉरी कहें और बिल्कुल ना बताएं, कुछ ना कुछ बताएं। अगर आधा जवाब आता हो तो बता दें, और साथ आप क्या कहें कि सर इस वक्त मेरे जहन में यही आ रहा है, और बस उतना सा बता देंगे, ठीक है। बिल्कुल जवाब ना, और यहाँ पर एक नुक्ता और है कि बिल्कुल जवाब ना आता हो तो अंदाज़े लगाने से परहेज़ कीजिए, यानी इस बात से दूर भागें कि आपको जवाब तो नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि आप कोई भी सवाल छोड़ना नहीं चाहते तो आप खामखा के जवाब दे रहे हैं। तो जो ज़ाहिर है कि जो पैनल मेंबरान हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, जो सब्जेक्ट माहिर मज़मून साहब हैं, वो काबिल हैं और आपसे ज़्यादा काबिल हैं। तो उन्होंने दुनिया देख रखी है और बाइल्म हैं, इल्म वाले हैं, तो वो जानते हैं उन चीज़ों को। आप उनको गुमराह नहीं कर सकते अपने अंदाज़ों के मुताबिक, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जो चीज़ आपको आती है आप उसको बेहतर अंदाज से पेश करें। जो चीज़ बिल्कुल नहीं आती, मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि शेक्सपियर के ड्रामों के हवाले से बताइए, अब आपको पता ही नहीं है कौन कौन से ड्रामे हैं, लेकिन आपको चंद अंग्रेज़ी के ड्रामों का मालूम है, पता नहीं वो किस किस के हैं, तो आपने नाम लेना शुरू कर दिया, ये भी शेक्सपियर का है, ये भी शेक्सपियर का है। तो वो आपसे अगर ना भी कहें, लेकिन उनको मालूम होगा कि ये ऐसा सिलसिला नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है कि वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोग काबिल होते हैं और उनकी काबिलियत में कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन काबिल होना और ख़ुद को पुरज़ोर तरीके से काबिल साबित करना, बल्कि बार बार ये बताना अपने अंदाज से, अपनी गुफ्तगू के अंदाज से कि मैं काबिल हूँ, मुझे तो बड़ी चीज़ें आती हैं, ठीक है, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। इस चीज़ से सख्त परहेज़ कीजिए। आप जब कोई बीमार होता है और डॉक्टर के पास से आता है तो उसे परहेज़ बताई जाती है ना कि आपको खांसी है तो आप तली हुई चीज़ें नहीं खाएंगे, ऑयल से परहेज़ करेंगे, ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, आप आइसक्रीम नहीं खा सकते, तो बिल्कुल इसी तरह आप परहेज़ करेंगे। आप भले आला शख्सियत हैं, इल्म का समंदर हैं, लेकिन पैनल के सामने आप किस हैसियत से मौजूद हैं? एक उम्मीदवार की हैसियत से मौजूद हैं। और आप कभी ख़ुद को आला किस्म का इंसान साबित करने की शऊरी कोशिश ना करें, ये उन्हें तय करने दें। आपकी गुफ्तगू से, आपकी इल्मी गुफ्तगू से वो अंदाज़ा लगा लेंगे, उन्हें मालूम हो जाएगा। वो उन्होंने एक दुनिया देख रखी है, वो जानते हैं कि कौन कितने पानी में है, तो तभी तो वो आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, तो वो जान लेंगे और वो इसके इजाफ़ी नंबर आपको देंगे ज़रूर, अगर आपकी काबिलियत उनको पसंद आई और काबिल आपने ख़ुद को अपनी गुफ्तगू से, अपनी इल्मी गुफ्तगू से साबित किया, ठीक है। शऊरी कोशिश ना करें कि बार बार ये बताएं कि सर मैंने ये किया, मैंने ये किया, सर मैंने ये किया, या जिस तरह भी, ये बताने की चीज़ें नहीं हैं, समझने की चीज़ें हैं, ठीक है। ख़ुद को किसी टॉप किस्म की चीज़ साबित करने की से परहेज़ कीजिए, अपने इल्म से, अपनी गुफ्तगू से साबित कीजिए और 1000 बार साबित कीजिए। जिस कदर मुमकिन हो आपके अंदाज़ व एतबार से क्या लगे, आजिज़ी और इनकिसारी नज़र आए, लगे कि आप मगरूर नहीं हैं, तकब्बुर वाले नहीं हैं, ठीक है, इनकिसारी को पसंद करते हैं, आपकी शख्सियत में इनकिसारी हो रही है, अच्छी बात है। अच्छा जी,
लेक्चरार उर्दू के इंटरव्यू में कैसे सवालात हो सकते हैं। अब ये तो मुकम्मल चीज़ें हुई कि कैसे इंटरव्यू दें, अंदर कैसे जाएं और हमारा अंदाज़ क्या होना चाहिए, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए इंटरव्यू की। अब आपके सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। मेरा मकसद ये बताना नहीं है कि आपने उर्दू के हवाले से क्या पढ़ा। ये आप ज़ाहिर है कि एक तवील अरसे से तैयारी कर रहे हैं, एमए किया हुआ है आपने सेल्फ़ स्टडी की होगी, प्रोफेसर साहिबान के पास आप पढ़े होंगे, तो ये आपको मालूम होगा, ठीक है। लेकिन चंद बातें ऐसी हैं जो कि आपको जिस हवाले से मैं मशवरा देना चाहता हूँ, तो उन बातों को देखिए कि लेक्चरार उर्दू के इंटरव्यू में कैसे सवालात हो सकते हैं। इसके भी मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उनको देखिए और सुनिए। आपसे आपका तारुफ़ पूछा जा सकता है सबसे पहले। उम्मीद है बाज़ों का तारुफ़ नहीं भी पूछते, वो आपसे कहते हैं अच्छा जी फ़लाँ साहब आप फ़लाँ शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छा आपने यहाँ से बीए किया हुआ है, आपने यहाँ से एमए किया हुआ है, ठीक है। तो आप, और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आपको ख़ुद मौका दिया जाए कि आप तारुफ़ पेश करें। तो याद रखें अपने मुतल्लिक़ आपने कोई एक झूठ भी नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ का सर पैर नहीं होता, वो पकड़ा जाता है। तो अपने मुतल्लिक़ जैसे एक साहब ने बताया कि वो इस हवाले से पकड़े गए कि उन्होंने जो सूट पहना हुआ था वो बड़ा आला किस्म का था और बड़ा महंगा सूट था, और उनसे पूछा गया कि आप जो प्राइवेट जो जहाँ पढ़ाते हैं, जहाँ मुलाजमत की है आपकी, वहाँ पर आपकी तनख्वाह क्या है। तो जानबूझकर उन्होंने तनख्वाह अपनी कम बताई ताकि वो इम्प्रेस हों कि अच्छा इतना काबिल आदमी है, लेकिन इतनी सी तनख्वाह में काम कर रहा है तो उसको जवाब देना ज़रूरी है, ठीक है। इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं हुआ जाता, आपकी काबिलियत इम्प्रेस करती है। तो जितनी आपकी तनख्वाह है आप उतनी तनख्वाह बताएं, जो भी हकीकत है। तो उनको ये लगा कि अच्छा इतनी सी तनख्वाह है, और ये जो सूट इन्होंने पहना हुआ है ये तो इनकी 3, 4, 5 महीने की तनख्वाह से भी नहीं आएगा। तो फिर वो समझ गए कि इन्होंने जो है वो झूठ बोला है, और उनको बातों में ऐसा फंसाया कि उनको इकरार करना पड़ा, और ज़ाहिर है कि फिर वो कामयाब नहीं हो सकते थे। तो झूठ से परहेज़ कीजिए, हमदर्दी हासिल करने से परहेज़ कीजिए, अपनी काबिलियत के बलबूते पर आगे आने की कोशिश कीजिए, मेरिट के बलबूते पर आगे आने की कोशिश कीजिए। तो अपने मुतल्लिक़ आपने एक झूठ भी नहीं बोलना, मुबालगा नहीं करना, जो हकीकत है वही बतानी है, जो सच है वही बोलना है, और एतमाद के साथ बोलना है। अपने और अपने वालिद का नाम आप तारुफ़ में बताएंगे, अपने वालिद का शोबा बता सकते हैं, अपना तालीमी सफ़र बता सकते हैं, अपना तदरसी तजुर्बा बता सकते हैं, यानी आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है। चूँकि आप लेक्चरार की पोस्ट के लिए हैं तो ज़्यादा ज़ाहिर है कि आपका ताल्लुक़ पढ़ाने से होगा, तो आप अपने तजुर्बात की रोशनी में अपना तारुफ़ पेश कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा नुक्ता क्या है, इंटर के बाद बीए क्यों किया। अमूमन मिसाल अगर आप बीएससी आपने किया हुआ है, बाज़ स्टूडेंट्स ने बीएससी किया होता है, फिर वो एमए की तरफ आते हैं तो पूछते हैं भैया आप तो इस सब्जेक्ट में थे, इस फील्ड की तरफ थे, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए, साइंस से आपने सीधा आर्ट्स की तरफ कैसे छलांग लगाई। तो आपसे इस तरह के सवालात किए जा सकते हैं। और बीए के बाद या बीएससी के बाद आपने एमए उर्दू ही क्यों किया, एमए सिंधी क्यों नहीं किया, आपने पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं किया, एमए इस्लामियात क्यों नहीं किया, आप अंग्रेज़ी की तरफ क्यों नहीं गए, उर्दू की तरफ क्यों आए। तो इस तरह के सवालात अमूमन पूछे जाते हैं, उनके मुनासिब जवाबात आप पहले से सोच कर रखें, जहन बना लें कि अगर हमसे सवाल किया गया तो इन सवालात के जवाबात ऐसे दिए जाएंगे, और जब आपसे पूछे जाएँ तो बिला झिझक आप उन सवालात के जवाबात बता दें। एमए उर्दू करने के आपके पास ठोस वजह होनी चाहिए, और वो वजह जो है वो मुतासिर कुन हो। अच्छा, आपने रेगुलर एमए किया है या प्राइवेट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों अहल हैं इंटरव्यू देने के लिए, इस मुलाजमत के लिए। तो इन दोनों सूरतों में आपसे आपके मज़ामीन के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया जा सकता है। तो दोनों सालों के मज़ामीन याद करके जाएं। कहाँ से करेंगे, जो रेगुलर हैं उनके पास भी मार्कशीट्स मौजूद होती हैं, जो प्राइवेट हैं उनके पास भी होती हैं, उन पर लिखा हुआ होता है। तो बल्कि अगर मेरा मशवरा है हो सके तो ये भी देख कर जाएँ कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू किया है उसका जो सिलेबस है, जो उसका निसाब है, उसमें जो पेपर्स हैं, जो मज़ामीन हैं, उनके मौज़ूआत कौन कौन से हैं, यानी कौन से नावल्स हैं जो कि आपके सिलेबस में शामिल हैं, कौन से अफ़सानवी मजमूए हैं, कौन सी शख्सियात हैं जो आपके निसाब का हिस्सा हैं, ठीक है। ताकि पैनल को ये मालूम हो कि आपने सिर्फ़ एमए की सनद नहीं ली, एमए पढ़ कर किया है। अच्छा, आपसे आपकी खुसूसियात और आपकी कमज़ोरियाँ भी पूछी जा सकती हैं।
कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, या आप क्या समझते हैं कि ये आपकी कमज़ोरियाँ हैं। कमज़ोरियाँ जिन्हें आप ख़ामियाँ कहते हैं, मैं उन्हें कमज़ोरियाँ कहता हूँ, ठीक है। तो उनके मतलब आपसे पूछा जा सकता है, आप उनको भी ज़हन नशीन कर लें। बल्कि आपको पता होगा, इन दोनों के हवाले से पूछा जाए तो पहले से आप जहन बना लें, खुसूसियात और कमज़ोरियाँ ऐसी हों जो कि आपके शोबे, यानी आपका शोबा क्या है, पढ़ाना, तदरीस आपका शोबा है, ठीक है, आपके शोबे के लिए ये फ़ायदेमंद हो, नुकसानदेह ना हो। कोशिश करें कि जो सच है वही बताएं, क्योंकि सच एतमाद देता है, झूठ में आप फंस जाएंगे और ऐन मुमकिन है कि फिर आपका इंटरव्यू अच्छा ना हो सके। इसलिए जो भी सच है वो खुले दिल के साथ और अच्छे अल्फाज में बताएं। अल्फाज का वो है ना, सैफुद्दीन सैफ का शेर कि सैफ अंदाज़ बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, कोई बात दुनिया की नई बात नहीं है। आपका अंदाज़ जो है वो हकीकतन माहौल बदल देता है, गुफ्तगू का रंग बदल देता है। तो सैफुद्दीन सैफ की कॉल पर अमल कीजिए और अल्फाज का इंतखाब ऐसा हो, गुफ्तगू का तरीका ऐसा हो कि दूसरे को आप मुतासर कर लें। आपसे आपके मशागिल और मसरूफ़ियात के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया जा सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप म्यूज़िक सुनते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, आप खेल खेलते हैं, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आपसे मालूम की जा सकती हैं। तो आपके जो भी मशागिल हों, ये तो आप ख़ुद तय करेंगे अपने बारे में। जो भी मशागिल हों वो आप उनको बताएंगे, लेकिन मेरा मशवरा है कि वो मशागिल जो हों वो मस्बत होने चाहिए, पॉजिटिव हों। आपसे आपके शहर के मुतल्लिक़ तफसील के साथ पूछा जा सकता है, ठीक है। आप हैदराबाद से हैं, कराची से हैं, आप जामशोरों से हैं, आप दादू से हैं, आप लाड़काना से हैं, आप किसी भी शहर से हैं, कराची से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपको आपसे आपके इलाके, आपके शहर के मुतल्लिक़ की तफसीली पूछा जा सकता है। आपके शहर की अहम इल्मी शख्सियात के बारे में, सियासी शख्सियात के बारे में, मशहूर जो शख्सियात हैं उनके बारे में, जो तारीख़ी या तफरीही मकामात मौजूद हैं आपके शहर में उनके बारे में, या जो भी मारूफ़ चीज़ें आपके शहर से वाबस्ता हैं उनके बारे में आपसे मालूम किया जा सकता है। आपके पास इस हवाले से मुकम्मल मालूमात का होना ज़रूरी है। होमवर्क करके जाएँ, उन चीज़ों को ज़हनशीन करें कि आपको जब अपने शहर के बारे में ही पता नहीं है तो फिर आप ज़ाहिर है कि क्या करेंगे। अच्छा, हो सकता है कि तारुफ़ के बाद या दीगर चंद इब्तदाई सवालात जो कि तारुफ़ से मुतल्लिक़ा ही होते हैं, उनके बाद आपसे इस्लामियात के सवालात किए जाएँ या जनरल नॉलेज के सवालात किए जाएँ, मुताला पाकिस्तान स्टडीज़ के सवालात किए जाएँ। अंग्रेज़ी के मुश्किल अल्फाज की स्पेलिंग भी पूछते हैं बाज़ औक़ात, ठीक, और वो आपसे पूछ भी सकते हैं ज़बानी, और आपसे लिखवा भी सकते हैं। आपसे कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ी में ख़त लिखिए और वो मौज़ू भी ख़ुद देंगे आपको, ऐसा भी हुआ है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो आपसे कहें कि एप्लीकेशन लिखिए, दरख्वास्त लिखिए, ये उर्दू और उसमें अंग्रेज़ी में, दोनों में आपसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ी के हवाले से इसकी तैयारी लाज़मन कीजिए। रोज़ाना का अखबार लाज़मन पढ़ें। इससे क्या होगा कि आप मुल्क की हालात पर आपकी नज़र होगी और गहरी नज़र होगी, और आप को पता होगा कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्योंकि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की मालूमात से बाखबर रहना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। वज़रा के नाम याद हों, तालीमी वज़रा जो हैं या जो भी अहम वज़ारतें हैं उनके बारे में आपको मालूम हो, मुख्तलिफ़ ममालिक के दारुल हुकूमत आपको पता हो, करेंसी याद हो, मुख्तलिफ़ ममालिक की जंग आज़ादी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, या गदर उर्दू की किताबों में आपने पढ़ा होगा। गदर से लेकर क़याम पाकिस्तान और फिर क़याम पाकिस्तान से लेकर 2023 तक के अहम वाक़यात पर आपकी नज़र हो, ठीक। ये ज़रूर आपने लाज़मन तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि इस तरह के सवालात भी किए जाते हैं। पाकिस्तान के आइन से आपकी शनासाई हो, 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में आपको पता हो, और इस तरह के तमाम अहम मौज़ूआत को ज़रूर देखें, ठीक। अगर आप इन मज़ामीन के तमाम सवालात छोड़ देते हैं कि आप कहें कि भाई मैं तो चूँकि उर्दू से ताल्लुक़ है मेरा, तो बाकी मज़ामीन से तो मेरा ताल्लुक़ नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, तो मैं तो जवाब नहीं दूँगा। तो अगर हर सवाल पर आपने सॉरी किया तो ऐन मुमकिन है कि आप कामयाब ना हो पाएँ, ठीक, क्योंकि फिर मुकम्मल परफॉर्मेंस आपने उर्दू में देनी होगी। और ज़ाहिर है कि नो वन इज़ परफेक्ट, जो भी सवालात किए जाएँ हो सकता है कि सबके आप दुरुस्त जवाब ना दे सकें। इल्म तो समंदर है, आपने 100 किताबें पढ़ी और हो सकता है कि जो 2 किताबें आपने नहीं पढ़ी सवाल वहाँ से हो, ठीक, चंद सवालात वहाँ से आ जाएँ।
तो ये है कि आप मुकम्मल तौर पर सब्जेक्ट पर इन्हिसार ना करें, दीगर सब्जेक्ट्स के सवालात भी किसी हद तक आपके पास हों जवाबात। और देखें, ये ना समझें कि अच्छा मैंने 2 सवालात छोड़े, 3 सवालात पर सॉरी किया तो कॉन्फिडेंस लो हो जाए आपका। नो, कोई भी मुकम्मल सवालात के जवाबात दुरुस्त 100% नहीं देता। ठीक, हो सकता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शख्स हो जो ऐसा हो, लेकिन अक्सर औक़ात ये होता है कि हर शख्स सॉरी कहता है। सॉरी कहना बुरी बात नहीं है, बल्कि ये भी एक तरह की आजिज़ी ही है। यानी को वो बता रहा होता है कि सर मेरा इल्म अभी तरक्की कर रहा है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक, तैयारी कर रहा हूँ। कोई भी सब कुछ किसी को नहीं आता, लेकिन ये है कि इंटरव्यू लेने वाले को ये पता चल जाए कि आपकी तैयारी है और बहुत अच्छी तैयारी है। डेमो देने के लिए कहा जाए तो हर हाल में दें। डेमो के लिए मेरी कोशिश है कि एक अलहदा से मुकम्मल तौर पर एक वीडियो बनाऊं। आप दुआ करें कि मुझे वक्त मिल जाए तो मैं बना दूंगा इंशाल्लाह। डेमो देने के लिए कहा जाए तो हर हाल में दें। देखिए, इसको स्किप ना करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कहते हैं सॉरी सर मैं नहीं दे सकता, घबराते हैं कि इनको ये अफसरान हैं, उनको कैसे पढ़ाएं या इनके सामने कैसे पढ़ाएं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हर हाल में आपको देना है। बहुत कोशिश करें कि इस पर आपको सॉरी ना कहना पड़े, माजरत ना करनी पड़े, क्योंकि इसका आपकी कामयाबी पर बहुत असर पड़ता है। याद रखें, इंटरव्यू में आपकी मालूमात को देखना मकसूद नहीं होता। मालूमात तो आप जो आपके पास है वो तो टेस्ट में चेक कर 2 पोर्शन है ना भाई, एक टेस्ट है और फिर इंटरव्यू है। टेस्ट के जो मार्क्स आपके हैं वो उनके सामने हैं, वो चेक हो चुकी है, तभी तो आप कामयाब ठहरे और आप इंटरव्यू में आए। तो मालूमात आपके पास है, लेकिन आपकी मालूमात का क्या किया जाएगा जब आप उस मालूमात को मुंतकिल ही ना कर सकते हो। अब जब डेमो के लिए कहा जाता है या आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं, तो ये वो देखना ये मकसूद होता है पैनल की तरफ से कि उसी मालूमात को जो आपके पास मौजूद है आप मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक, ये आपके अंदर काबिलियत है कि आप बेहतरीन उस्ताद बन सकते हैं। तो इंटरव्यू आपके एतमाद का हकीकतन इम्तिहान होता है, और ये देखना होता है कि आपके पास मालूमात जो मौजूद है वो आप दूसरों में वही वाली बात मुंतकिल कर सकते हैं, उसकी अहलियत भी रखते हैं या नहीं रखते। डेमो के लिए अक्सर औक़ात पैनल की तरफ से मौजू दिया जाता है, बाज़ औक़ात उम्मीदवारों की मर्ज़ी पर भी छोड़ा जाता है। आपकी कोशिश ये हो कि डेमो शानदार हो। डेमो का दौरानिया 2 से 3 मिनट होता है, लेकिन इस दौरानिए में आपने साबित क्या करना है? आपने साबित ये करना है कि आप अच्छे उस्ताद हो सकते हैं। 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, लेकिन आपके पास जो मैटर हो वो 5, 6, 7, 8 मिनट तक का भी हो कि अगर आपको ना रोका जाए। अमूमन 100 में से समझें कि 90% केसेस में ये होता है कि 2 से 3 मिनट डेमो लेकर आपको बिठा देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आपका अंदाज़ क्या है। लेकिन अगर नहीं बिठाते, आपकी चीज़ें उनको पसंद आ जाती हैं या आपको सुनना चाहते हैं या उस मौजू को देखना चाहते हैं, तो आपको ना रोकें तो फिर आपने तो तैयारी 2 से 3 मिनट की है, फिर तो आप सॉरी सर कह कर खड़े हो जाएंगे। नो, आपके पास 5, 6, 7, 8 मिनट का डेमो जहन में हो, लेकिन आप में ये भी काबिलियत हो कि आपको अगर 2 से 3 मिनट में बिठा दिया जाए तो आपका आगाज़ इतना शानदार हो, इतना खूबसूरत हो और इल्म से भरपूर हो कि आप उन 2 से 3 मिनट में ही आपने ख़ुद को अच्छा उस्ताद साबित करना होता है। उनको कायल कर दें कि वो आपको मुंतखब करें, एक बेहतरीन उस्ताद आप बन सकते हैं। अच्छा, अगर पैनल की तरफ से कोई ऐसा मौजू आप कहेंगे सर आप कह रहे हैं कि आप माजरत ही ना करें किसी तौर भी और डेमो हर हाल में दें, हमें तो मौजू के मुतल्लिक़ पता ही नहीं जो पैनल की तरफ से अगर दिया गया हो, तो अगर बिल्कुल नहीं पता तो आप इस सूरत में फिर मजबूरी है कि आप माजरत कर सकते हैं और फिर उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि सर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको अपनी तरफ से किसी मौजू पर पढ़ाऊँ। जो आप मौजू दे रहे हैं इस वक्त वो मेरे जहन में नहीं है या मुझे उसके मुतल्लिक़ खातिर ख़्वाह मालूमात मेरे जहन में मौजूद नहीं है, तो अगर वो आपको इजाज़त दें, देखिए आपका अंदाज़ बड़ी अहमियत रखता है। अपने अल्फाज और अंदाज से आप अपने लिए रास्ता आसान कर सकते हैं, क्योंकि डेमो तो आप फिर अब अगर अपने मौजू पर ही देंगे तो उस पर तो तैयारी की हुई है। अगर आपके रिक्वेस्ट को कबूल किया जाता है, दरख्वास्त को मान लिया जाता है, तो फिर आप उस पर डेमो दें और बेहतरीन डेमो तैयार करके जाएं। कम से कम भी 2 मौज़ूआत पर आपका डेमो तैयार। अच्छा, तो महारत से आपने पेश करना है। जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो और आपको जाने के लिए कहा जाए तो पैनल का शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिए। ऐसे उठकर वापसी की राह ना लें, ठीक है। उठें, अपना फ़ाइल जो आपके पास फ़ाइल मौजूद है वो आप लेंगे और उनसे कहेंगे शुक्रिया सर या थैंक यू सर, जिस तरह भी आप मुनासिब समझें, जो आपको आसान लगता है, शुक्रिया सर कहें, ठीक है। और वो शुक्रिया करें और आप वापस आ जाएं।
एक बात जो अहम आखिरी नुक्ता है, आपकी नशस्त व बर्खास्त का अंदाज़ ऐसा हो कि देख कर लगे कि आप पहली बार इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। यानी आपका उठना, कुर्सी पर बैठना, वापस जाना, अंदर आना, इन अंदाज से घबराहट ज़ाहिर ना हो, ठीक, चीज़ों से ना टकराएं आप, और बिल्कुल पुरअतमाद तरीके से आएँ जैसे ये आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, ठीक। लेकिन वही वाली बात के अंदाज़ में तकब्बुर ना हो, गुरूर ना हो, एतमाद हो। आप घबराए हुए ना लग रहे हों। पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको किन चीज़ों से परहेज़ करना है कि हाथों को आपस में मलने, पेशानी से पसीने के कतरे साफ़ करने, मेज़ पर कोहनियाँ रखने या बार बार पहलू बदलने से गुरेज़ कीजिए। पैनल में मौजूद माहिर नफ्सियात आपको मुसलसल खामोशी से देख रहा होगा, और वो बड़े लोग तंग होते हैं कि अच्छा ये जो अफसर हैं ये मुझे बार बार मुसलसल देखे जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि जो कोई शख्स भी आपको मुसलसल देखे तो घबराहट होती है, लेकिन उनका काम ये है, वो आपको देख रहे होते हैं, वो आपके एक्शंस को देख रहे होते हैं, और इससे वो अंदाज़ा लगाएंगे कि आपका जो एतमाद है उसकी सतह क्या है, आप 17 स्केल के अहल हैं या नहीं है, आपकी शख्सियत में एतमाद है या नहीं है। तो इन चीज़ों से सख्त परहेज़ करें। ये चीज़ें बताती हैं कि आप घबरा रहे हैं। जब आप बार बार हाथों को मलते हैं, जब आप बार बार पसीना साफ़ कर रहे होते हैं, जब आप बार बार पहलू बदलते हैं, ठीक है, तो इससे आप इज्तनाब बरतिए। ये आपके हक़ में ज़ाहिर है कि फिर अच्छा नहीं होगा। अच्छा जी, एक सबसे अहम बात आपके गोशगुज़ार करना चाहूँगा। इस बात को याद रखेंगे तो कामयाबी इंशाअल्लाह आपके कदम चूमेगी। वो बात क्या है, याद रखें, ये ज़िंदगी का आखिरी मौका नहीं है, आखिरी चांस नहीं है, ठीक है जी। ये चांस है, आपने रिटन क्लियर किया है, आधा सफ़र तय हो चुका है, बाकी आधा सफ़र है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आखिरी चांस नहीं है। ज़िंदगी इसके बाद भी आपको कामयाब होने के कई रास्ते दिखाएगी। इसलिए ये सोच कर अपने एतमाद का गला ना घोंटें कि पता नहीं क्या होगा, कैसे सवालात होंगे, मैं कामयाब हूँगा कि नहीं हूँगा, मैं अच्छी कारकर्दगी पेश कर सकूँगा कि नहीं। इबादत का एहतमाम करें, अपने मज़मून को बेहतरीन तरीके से पढ़ें, दी गई हिदायत को गौर से पढ़ें, उस पर अमल करें। और अगर यहाँ आपका रिज़्क़ लिखा हुआ है तो यकीनी तौर पर आपको लाज़मन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका रिज़्क़ लिखा हुआ है, आपको लेक्चरार बनना है, जो इंशाअल्लाह बनेंगे, तो आपको ये हर हाल में मिलकर रहेगा। आपका काम है मेहनत करना, रिज़्क़ देना मेरे रब की ज़ात के पास इसका इख्तियार है, और मेहनत कीजिए, अपने एतमाद को ख़त्म ना कीजिए। अगर आपको ये हिदायत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों, अगर आपको फ़ायदा हो, आपको अच्छी लगें, आपको लगे कि आपके अंदर बेहतरी पैदा हुई है, तो मेरे लिए बहुत खुलूस दिल के साथ दुआ कीजिएगा। और इस वीडियो को मुकम्मल देखें, अपने अच्छे दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जिनको तजुर्बा नहीं है, जिनके पास इस तरह की मालूमात नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मुझे बोलने में तकलीफ़ भी हो रही है, लेकिन चूँकि ये वीडियो ज़रूरी थी, इसलिए आप तक पहुंचाना मैं अपना फ़र्ज़ समझता था, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये फ़र्ज़ पूरा हुआ, आप तक मैंने पहुंचाई है। अब मैं कोशिश करूँगा कि डेमो का आपको किसी हद तक अंदाज़ा तो हो गया होगा, क्योंकि मैंने एक नुक्ते में आपको ये चीज़ें बहुत सारी बता दी हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि डेमो के लिए अलग से एक भरपूर किस्म की वीडियो बनाऊँ, जो आपके लिए आसान आपको लगे और आपके लिए आसानी पैदा करे। तो अगर इस वीडियो के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछिए। किसी सवाल में आप किसी जवाब से किसी पॉइंट आपको कोई समझ नहीं आया तो उसके मुतालिक भी दरियाफ़्त कर सकते हैं। वक्तन फ़वक्तन लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन को विज़िट कीजिए, इस यूट्यूब चैनल पर आएँ, और आपको जो भी यहाँ पर इंटरव्यू की प्लेलिस्ट मौजूद है उसको देखें। उसमें कई इंटरव्यूज़ हैं, जो सवालात हैं उन सवालात को समझें,
ठीक है जी। और टेस्ट के हवाले से इसमें प्ले लिस्ट मौजूद हैं और कई हवालों से। अच्छा, इंटरव्यू के मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस मौजूद हैं जो अमूमन प्रीवियस इंटरव्यूज़ में पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस तरह के जो भी फेडरल के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें पूछे गए। तो उन वीडियोज़ को देखें, उन सवालात को देखें। हो सकता है कोई सवाल रिपीट हो जाए, हो सकता है कोई सवाल ऐसा हो जो कि इत्तफाक़ से आपसे पूछा जाए, तो फिर फ़ायदा हो जाएगा आपका। और इसी मकसद से ये चैनल बनाया गया कि आप तक आपका फ़ायदा हो, आप तक बेहतरीन चीज़ें पहुँचें और आपको परेशान होने की, या ये आप यहाँ ना कहें कि हमारे पास किसी तरह की रहनुमाई मौजूद नहीं है। तो मेरा मकसद यही है, मेरे इस चैनल का मकसद यही है। इंशाअल्लाह ये मकसद पूरा होगा और आपके लिए ये एक मशाल राह बनेगा ये चैनल। तो अगर आपको चैनल पसंद है, ये वीडियो पसंद है, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इसको, और अपनी दुआओं में मुझे याद